नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। अभी अभी यूनियन बजट पेश हो चुका है और अभी हम हैं बीजेपी के कार्यालय में। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे ये यूनियन बजट आ गया है और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार का अभूतपूर्व बजट जो है वो संपूर्ण देशवासियों के लिए दिया गया। और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सबके साथ, सबके सम्मान और सबके विकास की बात यूं ही नहीं कहता है। आज इस बजट के द्वारा ये कहीं ना कहीं प्रस्तुत भी हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी अभी मेरे पास बहुत सारी पूर्व में भी जानकारियाँ रही हैं, अभी भी वही देख रहा हूँ। पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से 44 करोड़ लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है। पीएम शहरी आवास योजना के माध्यम से 1 करोड़ लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने की आवश्यकता है, तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। जब लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही उनको पता चलेगा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम तबके से आने वाले लोगों के लिए कितना सोचते हैं। आपको लगता है कि ये यूनियन बजट मिडिल क्लास के लिए लाभदायक होगा? निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये भी मानना है और समाज में अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और इसके अलावा एक मध्यम तबका है उसके लिए, उसके उत्थान के लिए हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने लगातार कार्य किए हैं। 2014 के पहले सबसे ज़्यादा अगर किसी को लूटा गया तो मध्यम तबके के लोगों को ही लूटा जाता था ना कहीं उन्हीं को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचाने का काम कांग्रेस और महागठबंधन की सरकारों ने किया था ना। आज कोई भी योजना बनती है तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मध्यम तबके से आने वाले लोगों का और लोअर मिडिल क्लास जो परिवार हैं उनका और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनका, इन सभी का ख्याल रखा जाता है। अब थोड़ा यूनियन बजट से इतर जाते हैं। राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। उधर हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इधर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर ईडी पूछताछ कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, पूरा का पूरा घोटालेबाज जो लोग हैं इनका पर्दाफाश आज से थोड़े ना इनके ऊपर केस है। ये भी समझने की आवश्यकता है कि लालू जी पर चारा घोटाला का जो केस हुआ और लालू जी को जेल भेजने का काम सबसे पहले किसने किया? इनकी सहायता से जो लोग प्रधानमंत्री बने थे उन्हीं लोगों ने तो केस करवाया, उन्हीं लोगों ने तो इन्हें जेल भेजने का काम किया। तो जो इनके सहयोगी थे वही इन्हें चारा चोर मानते थे। हमारी तो बात अलग है। इनके सुपुत्र कहते हैं कि मैं नाबालिग था तब मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई मुझे पता नहीं है। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि वो अपने पिताजी को चारा चोर मानते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी बच्चे से नहीं छुपा है। जिस भी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष के करीब में होगी, 32 वर्ष के करीब में होगी, उसने अपने बचपन से एक नाम सुना होगा कि चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला। तो चारा घोटाले में कौन लिप्त रहा है? जमीन के बदले नौकरी बांट रहे थे, लोगों की ज़मीनें ले रहे थे। मध्यम तबके के लोग जो हैं उनको पलायन करना पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार की जनता जानती है, जिन लोगों ने भी उस समय पलायन का दर्द सहा है, स्ट्रेटजिकली कहीं ना कहीं बिहार का क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी ब्रेन ड्रेन हो गया। जो कहीं ना कहीं बिहार के जो बच्चे हैं उनका पलायन होने लगा। ये भी समझने की बात है। इसके अलावा जिन लोगों ने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देखा, बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं देखा, शिबू सोरेन पर भी लगातार विभिन्न केसेस में वो ये रहे। तो इस प्रकार के लोग हैं और इनके पास मर्सिडीज़ वगैरह जो गाड़ियां हैं वो कहाँ से आ गई? इनको बताना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जो चोरी में लिप्त लोग हैं, और आज से तो नहीं है कि ये लोग बार बार ईडी पर आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी में कौन काम करता है? जो मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं, जन सामान्य परिस्थितियों से आने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण परिस्थितियों से आने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के युवा जो हैं, वही तो एक परीक्षा के माध्यम से उसमें आते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया जा रहा है। देखिए, ईडी के लोग जब राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो पूरा का पूरा चोरों की मंडली जो है ना वो आरोप लगाती है ऐसे लोगों पर।
और 30 वर्ष से लगातार इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, तो 30 वर्ष से हर कोई इनके थोड़े पीछे थोड़े ना पड़ा था। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, इन सब की जो घटनाएं होती थी, इनके पीछे कौन से लोग रहे हैं? इनके पीछे कहीं ना कहीं उस समय में जंगल राज पार्ट 1 में सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तो प्रश्रय दिया। डॉक्टर, इंजीनियर्स के जो छोटे छोटे बच्चे, जो उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से जो थोड़ा बहुत भी संभ्रांत थे, उनके छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता था। नर्सरी और केजी में पढ़ने वाले बच्चों का अपहरण हो जाता था। अब फिरौती नहीं देने पर उनकी लाशें पाई जाती थी। इस चीज़ का दर्द जो है वो आज के समय में लोगों को समझना चाहिए कि कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितना दुख बिहार के मध्यम तबके ने, बिहार के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों ने झेला है। ये जंगल राज चलाने वालों ने जो किया है, और तेजस्वी जी और इनका जो पूरा परिवार है, ये तो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून ना, तो इनको थोड़ी ना पता चलेगा आम व्यक्ति का दर्द, मध्यम परिवार से आने वाले लोगों की तकलीफें, इनको कभी नहीं पता चलेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।